हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड के टर्म 1 का सैम्पल पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है ये प्रैक्टिस पेपर है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो आपको है वो टर्म 1 में आएगा। तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 35, टाइम पीरियड होगा 90 मिनट्स और आपके पास क्या होगा, दो सेक्शन होगा। जो पहली सेक्शन होगी उसमें होंगे 23 क्वेश्चन, उसमें से आपको 18 करने हैं। सेकंड सेक्शन में 22 क्वेश्चन, जिसमें से आपको क्या करना है, 17 करने हैं। एंड देर ऑल कैरी इक्वल मार्क्स, सबका एक एक मार्क्स होगा एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में 23 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 18 अटैम्प्ट करना है। एंड अगर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए तो फर्स्ट 18 विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज गिवन एज। तो CH2O है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड 180 क्या दिया हमें, मॉलिकुलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का। हमें क्या पूछा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी दिया, तो हम क्या है, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें मास निकालना है CH2O का। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो टोटल मास हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एन। एन किसके इक्वल होता है, एन होता है हमारा मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिकुलर मास हमें दिया हुआ है विच इज़ 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारे पास 30, तो हमारा कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाता है 6। नेक्स्ट हमें स्टेप में क्या करना है, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया विच इज़ CH2O, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है n से। ठीक है, तो n हमने अभी कैलकुलेट किया, CH2O को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा C6H12O6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज है एंड दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो C क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। हमें दिया 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया, दोनों ने क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। और हमें पूछा है कि कौन सा ज़्यादा है इसमें प्रेजेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे MgO। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो हम लिखेंगे 2mg, ये हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट हम लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम में दिया है 1 ग्राम, ऑक्सीजन दिया है हमें 0.56 ग्राम। हमें क्या करना है, इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, तो हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 24। ऑक्सीजन हमारे 2 एटम्स है, तो हो जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाई 32। इसे कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारा इसका 0.04167 ऑफ मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.175। तो हमें क्या हो गया, मोल्स मिल गया। याद रखना जो भी कैलकुलेशन है दैट विल बी हैपन अकॉर्डिंग टू द मोल्स। अब हमारे पास एक शॉर्टकट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए, इसे स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो जो लीस्ट वैल्यू आएगा, तो फर्स्ट में करेंगे तो आएगा 0.0608 अराउंड समथिंग, इतना आएगा, ये आ जाएगा 0.175। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो है हमारा लेस कंसंट्रेशन में अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम क्या है हमारा एक्सेस में है। और जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो आप इसके मोल्स के अकॉर्डिंग करोगे ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 0.10175 मोल्स। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन इतना है तो मैग्नीशियम यूज़ कितना होगा, मैग्नीशियम इसके ट्वाइस है, तो हम करेंगे 2 इंटू 0.0175। तो ये अराउंड हमारा हो जाएगा 0.3035 मोल्स। तो मैग्नीशियम हमारा क्या होगा, इतने मोल्स यूज़ हुआ है। अब हम मैग्नीशियम का मास निकाल सकते हैं, जितना यूज़ हुआ है 0.035 इंटू 24। तो अराउंड हमारा मास जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.84 ग्राम्स। तो 0.84 ग्राम्स क्या है, मैग्नीशियम यूज़ हुआ है। हमें इनिशियली दिया था 1 ग्राम, जिसमें 0.84 ग्राम मैग्नीशियम यूज़ हुआ है। तो हमारा फाइनल मास कितना आ जाएगा, 0.16 ग्राम्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज इन एक्सेस और ये है 0.16 ग्राम। तो हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2।
सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, हमें दिया हुआ है 4.4 ग्राम्स, और इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, अगर ऐड करेंगे 12 प्लस 32 विच विल बी 44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएगा हमारा पास, 0.1 मोल। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। अब ऑक्सीजन का हमें क्या पूछा, एटम पूछा, तो याद रखना 1 मोल ऑफ CO2 अगर लेंगे तो याद रखना 1 मोल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो किसमें कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 2 मोल होंगे। तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.1 मोल, तो हमारे ऑक्सीजन का कितने मोल्स हो जाएंगे, हम इसको इंटू 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 विच इज़ 0.2 मोल्स। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻23 से, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। तो याद रखना 1 मोल होता है 6.022 10⁻23 के इक्वल, तो 0.2 हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। तो हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये स्पीशीज है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, सबसे पहले याद रखना सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, सोडियम में 11 होंगे, मैग्नीशियम में 12, हमारे जो फ्लोरीन है उसमें होंगे 9, ऑक्सीजन में क्या होगा 8। क्योंकि मैग्नीशियम में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो ये जो है ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, और साइज़ क्या होगा सबसे स्मॉल। तो आपको हमेशा याद रखना है जितना ज़्यादा क्या होगा, कैटाइन का चार्ज होगा, अगर ज़्यादा चार्ज वाला कैटाइन है तो साइज़ क्या होगा उसका स्मॉल होगा, और सिमिलरली जितना ज़्यादा क्या होगा एनाइन का चार्ज होगा उसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका साइज़ क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सोडियम, फिर आ जाएगा हमारा फ्लोरीन नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये किस तरह की ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है एस में, तो ये हो जाएगा हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और एस ब्लॉक में भी हमारा ग्रुप नंबर 1, तो ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर मेटल। ठीक है, जैसे हमारा बन सकता है Na2O। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं अगर उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका बन जाता है अल्कली या बेस, तो NaOH कैन बी फॉर्म। तो याद रखना जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो और बेसिक, सो ये जो एलिमेंट है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अगर मैं इसे अरेंज करूं तो सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फिर आता है सल्फर एंड क्लोरीन, ये क्रॉस द पीरियड है और ये क्या है डाउन द ग्रुप। हमने नॉर्मल जो हमारा है उसमें क्या होता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो याद रखना साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, ईजी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेगेटिव वैल्यू है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। बट इसमें क्या होता है एक्सेप्शन, जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ स्मॉल है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है इसमें रिपल्शन होती है। तो याद रखना फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में सेम प्रॉब्लम होता है, इनमें क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद हमारा होता है फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का भी क्या होता है कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, फिर आता है हमारा सल्फर, देन ऑक्सीजन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन और ऑक्सीजन का क्लोरीन और सल्फर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे
करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स। हमें 3 दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है LiCl, NaCl एंड B। सबसे पहले अगर आपको याद रखना है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल। तो फजान्स रूल क्या बताता है, यहाँ पे हमें कैटाइंस दिए हुए, एनाइन सब सेम है, तो हम देखेंगे कैटाइंस को। फजान्स रूल बोलता है कि जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम तीनों को मैच करते हैं। पहले आता है हमारा लिथियम, ठीक है, फिर आता है बेरिलियम, और जो सोडियम होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो अगर अक्रॉस द पीरियड देखेंगे, हमें पता है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो सोडियम है उसका सबसे बड़ा साइज है। ठीक है, और तीनों में कंपेयर किया जाए सोडियम का सबसे बड़ा साइज है, और सबसे बड़ा होने की वजह से उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, लीस्ट होगा। नेक्स्ट NaCl का सबसे लीस्ट होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर हम लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करें तो बेरिलियम क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेरिलियम में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा BeCl2 में, और बीच में आ जाएगा हमारा LiCl। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स NF3O3 HNO3 आर करेक्ट। तो याद रखना लुईस रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 8, फ्लोरीन के पास 8, तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 लोन पेयर 1 बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करेंगे, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, नाइट्रोजन के पास 8। तो इसमें सारी जो कंडीशन है, तो याद रखना लुईस रिप्रेजेंटेशन में जो ऑक्टेट है वो फिल होना चाहिए। तो तीनों मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा द क्वेश्चन, द गिवन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज नॉट ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो हमें ऑर्डर दिया हुआ है और पूछा कि किसके लिए ये ट्रू नहीं है। तो याद रखना ये जो ऑर्डर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, देन इट कम्स पाई 2px पाई 2py। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर होता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे बोरॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10, कार्बन में कितने होते हैं 12 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 14। तो तीनों ये क्या करेंगे, ये ऑर्डर शो करेंगे, बट जो ऑक्सीजन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, तो वो ये ऑर्डर शो नहीं करता। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ये दोनों पोजीशन क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। पहले आता है हमारा सिग्मा 2pz और उसके बाद आता है हमारा पाई 2px इक्वल्स पाई 2py। तो आपको ये याद रखना है कि जो मोर देन 14 है, तो अगर ज़्यादा है 14 से तो आपको नीचे वाला सीक्वेंस लिखना है, और लेस और इक्वल टू 14 है तो आपको पहला वाला सीक्वेंस लिखना है। तो इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन F2+ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आयरन है, आयरन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 26। तो आयरन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं आर्गॉन, ठीक है, 4s2 3d6। ठीक है, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो रिमूव होते हैं सबसे पहले फ्रॉम द आउटर शेल, जो है हमारी 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 3d6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डी में। अब इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम इलेक्ट्रॉन एस डी। तो सबसे पहले एस की बात करेंगे मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम का होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें टोटल क्या बोले हैं, एस इलेक्ट्रॉन कंपेयर करने हैं मैग्नीशियम के। टोटल एस इलेक्ट्रॉन कितने इतने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो याद रखना जैसे इसमें डी में 6 और इलेक्ट्रॉन्स थे, वहाँ एस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसने बोला है विच इज़ नॉट इक्वल। देन हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या 11 है, विच इज़ डिफरेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा बी,
क्योंकि p इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या 11 है, बट d के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है 6। बाकी भी हम चेक करते हैं। बाकी में हमें दिया हुआ है आयरन, आयरन का हमने ऑलरेडी लिखा है, इसको आर्गॉन लिखते हैं 4s2 3d6। तो इसमें भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज़ मैचिंग। और लास्ट हम बात करते हैं नियॉन की। नियॉन का हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6। तो इसमें भी p में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन के p में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द d। तो इसका b विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, द वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइन ऑब्टेन फ्रॉम लिथियम 2+ ड्यूरिंग ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल टू 1 रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। तो याद रखना ये रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड से 1 पे, उसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज हो रही है। तो आपको इसका वेवलेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले याद रखना हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है म्यू डैश इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो याद रखना एटॉमिक नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r। हमारी वैल्यू क्या है n1 की 1 दिया हुआ है, 1 बाय 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय 2 स्क्वायर। z की वैल्यू है हमारी 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय 1 बाय 4 इंटू 9। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 बाय 4 इंटू 9। इस टर्म को हम क्या करेंगे इन्वर्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाय 27r। ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 बाय 27 इंटू r। तो याद रखना ये z की वैल्यू, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम 1 लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर आपको इसका वैल्यू लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर n इज इक्वल टू 2 द करेक्ट सेट ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो n हमें 2 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कैलकुलेट करते हैं 0 to n-1। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा होता है -L0 to +L। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो फर्स्ट वाले का हमारा m हो जाएगा 0 और जो 1 दिया उसका m हो जाएगा -1 0 +1। अब हमने देखना है कि कौन सा करेक्ट सेट है। L इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। तो ये क्या है हमारे पास L2 नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 2 में L सिर्फ 0 1 हो सकता है, तो पहला गलत है। L इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -2। अगर L 1 है तो m -2 नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। L इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 0 1, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि L 0 होगा तो m 0 होगा। लास्ट वाला when L is equal to 1, m is equal to -1 0 1, so D is the correct option. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ द रुबीडियम एटम। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए रुबीडियम का, नहीं तो आप क्या कर सकते हो जैसे आपको पता है लिथियम आता है, उसके नीचे होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है। तो ये जो आता है हमारा रुबीडियम, ये आता है हमारा s ब्लॉक में। ठीक है। तो हमें लिथियम का पता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है हमारा 2s1, सोडियम का क्या हो जाएगा 3s1, पोटेशियम का आ जाएगा 4s1 एंड रुबीडियम का आ जाएगा 5s1। ठीक है। तो हमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है विच इज़ 5s1 इलेक्ट्रॉन, उसका हमें क्या फाइंड करना है क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमें 5 दिया हुआ है, 5 रिप्रेजेंट करता है हमारा n को। L क्या दिया हुआ है हमारा s रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 0। तो याद रखना व्हेन L इज इक्वल टू 0, m हमारा भी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या देते हैं +½ स्पिन। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 0 0 +½ तो हमारा जो C ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल दिए तो आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप लिख लेना एटॉमिक ऑर्बिटल 5p 4f 6s एंड 5t। ठीक है। आप इनकी n की वैल्यू लिखेंगे, ये है 5 4 6 5, ये ऑलरेडी गिवन है। और l की वैल्यू, p की l की वैल्यू होती है हमारी 1, f की होती है 3, s का होता है 0, d का होता है 2। आप इसको क्या कर लोगे ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 6 7 6
7। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिसका नंबर n+12 की वैल्यू जिसकी कम है उसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। तो 5p एंड 6s की लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी होगी 4f एंड 5d की। अगर हम दो कंपेयर करें, हमारा 5p एंड 6s, तो 5 पहले आता है तो लोएस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, हमारी 5p की लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद होगी हमारी 6s की लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद हम 4f और 5d को कंपेयर करेंगे, दोनों का नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 7। तो 4 पहले आता है 5 से, तो हम लिखेंगे 4f देन 5d। तो याद रखना जो 14th है इसका हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलाइन मेटल हाइड्राइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद मेटल। सैलाइन मेटल हाइड्राइड्स याद रखना ये बनाते हैं हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। जैसे आपके पास क्या है NaH, और अगर आपके पास NaH है आप उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो याद रखना कि अगर आप सेलाइन मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनता है, बेस बनता है और साथ में आपका हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स BH3 CH4 NH3 एंड HF। तो आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं वो होता है ग्रुप 13 के। तो 13 के होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। अगर हम 14 की बात करें, 14 के होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और अगर हम बात करें 15, 16, 17 की, तो ये तीनों तरह के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम बात करेंगे BH3 में, वो ग्रुप 13 में आता है बोरॉन, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम 14 की बात करेंगे तो कार्बन आता है हमारा 14 में, तो ये है हमारा CH4 इसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन आता है हमारा ग्रुप 15 में, फ्लोरीन आता है ग्रुप 17 में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो BH क्या है हमारा, BH3 इज डेफिशिएंट, CH4 इज प्रिसाइज एंड NH3 एंड HF इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो याद रखना इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल वेट। तो आपको याद रखना है कि जो गैस होती है STP पे, तो 22.4 लीटर्स जो होता है गैस का दैट इज इक्वल टू द 1 मोल। वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो 22.4 लीटर्स की अगर हम बात करें, अगर हमें ऑक्सीजन गैस दी है विच इज़ O2, तो इसका मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का होता है हमारा 32 ग्राम्स। ठीक है, तो 22.4 लीटर्स का होता है हमारा 32 ग्राम्स। और अगर हम बात करें 1 लीटर का, इट इज़ 32 डिवाइडेड बाय 22.4। तो इसको हम 32 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड हमारा आ जाएगा ये 1.4। ठीक है, तो 1.4 ग्राम्स विल बी द आंसर। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट क्या करता है, साइमल्टेनियसली इट गोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट दो प्रोडक्ट्स में दिखेगा, एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट आपको दो बार दिखेगा। इसमें हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे सल्फर दो बार है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन क्या है -2, ये हो जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस सल्फर की बात करें तो ये हो जाएगा +6, यहाँ पे भी इस सल्फर का +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है बट बढ़ नहीं रहा है एज कम्पेयर टू +6। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। सेकंड वाले की बात करेंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो रहा है। थर्ड वाले की बात करेंगे, इसमें जो पोटेशियम है इसका तो +1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये है अल्कली मेटल। और क्लोरीन की बात करें तो Cl2 का होता है 0, KCl में क्लोरीन का होता है -1 एंड KOCl में याद रखना पोटेशियम का होता है +1, ऑक्सीजन का -2। अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन का हो जाएगा +1। तो एक तरफ क्लोरीन का क्या है, Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, KCl में क्या हो रहा है -1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। वेरएस KOCl में क्या हो रहा है, +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारी C रिएक्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड
ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन इज असाइन ए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, तो ऑक्सीजन का x लेंगे -2 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का हो जाएगा +2। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में दिया O2F2 और फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा, तो 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू द +1, तो +2 एंड +1 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो D क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंज सल्फर फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो फॉस्फोरस है वो ग्रुप 15 में आता है, उसके बाद सल्फर आता है उसके नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक आता है नीचे फॉस्फोरस के, तो अक्रॉस द पीरियड है ये डाउन द ग्रुप। याद रखना अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें अगर देखेंगे आर्सेनिक का सबसे बड़ा साइज है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ईजी है, तो उसका क्या होगा, सबसे लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए तो क्या सल्फर का फॉस्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट होता क्या है, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस होता है 3s2 3p3, वेयर सल्फर इज 3s2 3p4। तो फॉस्फोरस में क्या होता है, आपके पास आ जाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली जैसे नाइट्रोजन में आता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उससे क्या होता है, जो फॉस्फोरस है उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट फॉस्फोरस की आयनेशन एंथैल्पी सल्फर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो पहले फॉस्फोरस होगा, देन सल्फर, देन आर्सेनिक। तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें दिया है आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप दिया है या नहीं दिया है, तो हमें CHO दिया है विच इज़ ए फंक्शनल ग्रुप, तो हम नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर, तो हम देंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग दी हमने। अब याद रखना हम देखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है, देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, एक है हमारे 2 कार्बन, एक में 1 कार्बन, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल कहेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरे कार्बन पे क्या हमारा इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, फिर हम लिखेंगे 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5 है, विच इज़ कॉल्ड एज पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, और लास्ट में क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड है फर्स्ट कार्बन पे, तो हम लिख सकते हैं अल। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ ए मिथाइल फ्री रेडिकल। सपोज आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इन्होंने पूछा कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। सबसे पहले इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होना चाहिए, सिग्मा। तो इसमें 3 बॉन्ड है, तो याद रखना लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, और 3 हम रिप्रेजेंट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना ये होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, तो sp2 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद क्या करता है, खुद ये ऑक्सीडेशन शो करता है। सबसे पहले यहाँ पे H का +1 है, क्रोमियम का कैलकुलेट करते हैं 2x - 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करेंगे +2 तो x विल बी इक्वल टू द +6, तो ये +6 हो जाएगा। निकल का 0 हो जाएगा, क्रोमियम का +3 हो जाएगा, वाटर में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन -2, निकल का +2। अगर हम इसमें चेक करेंगे क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्रोमियम शो कर रहा है हमारा रिडक्शन। वेरएस अगर हम निकल की बात करें, निकल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये शो कर रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो याद रखना जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन शो करता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या होगा, निकल जो होगा दैट विल बी ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर। तो याद रखना ये दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है 0.02 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें दिया H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी दिया 0.02 मोलर्स एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, तो इसे हम लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.1, सो n इज इक्वल टू 0.002 और यू कैन ऑल्सो राइट n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास क्या है H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से विच इज 6 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.044 10⁻20, तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 8 grams of NaOH dissolved in 18 grams of water. You have to find the mole fraction of NaOH and molality of the solution. सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 8 ग्राम्स। NaOH का टोटल वेट कितना होगा मोलर मास, नाइट्रोजन सोडियम का होगा 12, ऑक्सीजन का 16 + 1 हो जाएगा ये 40, तो 8/40 इसे हम सॉल्व करेंगे 4 2 4 10 तो ये हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 18, तो ये हो जाएगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विच इज 0.2 डिवाइडेड बाय 1 + 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हो जाएगा कैंसिल कर देंगे 1/6 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.167। ये हमें दिया था मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हमें फाइंड करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट को किस में फाइंड करना है आपको kg में, तो मोलैलिटी हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, हमने ऑलरेडी NaOH का फाइंड किया विच इज 0.2। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है हमें वाटर दिया 18 ग्राम्स, kg में फाइंड करना डिवाइडेड बाय 1000, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 11.11 मोलल सोल्यूशन, तो हमारा जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट पिक आउट द एलिमेंट विद द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि आप जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसमें रिमूव करना डिफिकल्ट होगा आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। हमारे पास वेनेडियम है, ये होता है आर्गॉन 4s2 3d3। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्रोमियम दिया 24 आर्गॉन 4s1 3d5। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मैग्नीज, ये होता है 25 आर्गॉन 4s2 3d5। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉपर है 29, ये होता है आर्गॉन 4s1 3d10। और लास्ट दिया हुआ है हमें जिंक विच इज आर्गॉन 4s2 3d10। अब याद रखना जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हमारा 4s से, ठीक है, क्योंकि 4s जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन, चाहे उसमें एनर्जी कम है बट इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से रिमूव होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने सबसे रिमूव कर दिया तो हमारा हो जाएगा जैसे 4s1 4s0 4s1 4s0 एंड 4s1, ये हो जाएगा 3d3 3d5 3d5 3d10 3d10। अब क्या होगा जैसे हमने 4s से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, क्रोमियम और कॉपर में क्या होगा, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर, जो क्रोमियम है उसमें भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और कॉपर में क्या है फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्बिटल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। नाउ अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, बाकियों में तो s से रिमूव हो जाएगा बट क्रोमियम एंड कॉपर में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा d से। d काफ़ी स्टेबल है दोनों में, सो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फ्रॉम द 3d5 एंड 3d10 विल बी वेरी डिफिकल्ट। एज ए रिजल्ट हमारा जो क्रोमियम एंड जो हमारा कॉपर है इसकी जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमारा B एंड D इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका ओवरऑल ऑप्शन क्या होगा B, जिसमें B एंड D ऑप्शन इज गिवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स। तो अब हम क्या करेंगे यूज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो पार्टिकल्स दिए हैं A एंड B, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी दी हुई है हमें, तो डेल्टा B दिया हुआ है 0.05 फॉर A एंड 0.02 फॉर B, और साथ में क्या दिया द मास ऑफ B इज 5 टाइम्स द मास ऑफ A। तो B का जो है 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ A है। रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ देयर पोजीशन, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल्टा X इंटू
डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोजीशन की अनसर्टेनिटी बतानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं ए के लिए लिखूंगा डेल्टा एक्स ए इंटू डेल्टा वी ए विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ए। सिमिलरली डेल्टा एक्स बी इंटू डेल्टा वी बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बी। एक दूसरे को एक जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड से उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बी इंटू डेल्टा वी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बी विच विल बी इक्वल्स टू द एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स ए इंटू डेल्टा एक्स बी। तो डेल्टा वी ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज़ 0.05, ठीक है। और हमें डेल्टा वी बी का भी वैल्यू दिया वेलोसिटी का विच इज़ 0.02। मास ऑफ बी क्या है 5 टाइम्स, तो मास ऑफ ए को अगर हम 1 करेंगे तो बी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू 5 इंटू 0.02 0.05। इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा डेल्टा एक्स ए बाई डेल्टा एक्स बी का, दैट रेशियो विल बी इक्वल टू द 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28, मैच कॉलम 1 एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें दिया हुआ है हीलियम, फ्लोरीन, सीजियम एंड नाइट्रोजन। हीलियम का इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हीलियम जो है इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है और ये इसकी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। एज ए रिजल्ट इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसका होता है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमें पता है फ्लोरीन जो है इसका काफ़ी स्मॉल साइज़ है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और सीजियम याद रखना, ये हमारा आता है ग्रुप 1 में, डाउन द ग्रुप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है काफ़ी ईजी होता है, तो ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, होता है 1s2 2s2 2p3, तो इसमें होता है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1 का हमारा s है, 2 का हमारा p है, 3 का हमारा q है, 4 का हमारा क्या है r है। तो इसका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट का हमारा s है, ठीक है, सेकंड का हमारा क्या है, सेकंड का हमारा p है, थर्ड का हमारा क्या है q। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में याद रखना, जैसे हमारे पास CO2 है, CO2 याद रखना, एक हमारा ये क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन दोनों तरफ अट्रैक्ट करता है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है 0। CH4 क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप, तो कोई भी एक नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप विदाउट लोन पेयर, उसमें क्या होता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। और लास्ट आ गया हमारा NH3। अगर हम बात करें NH3 में तो क्या हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, उसमें भी क्या होगा उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे सारी डाइपोल मोमेंट ऐड कर रही है। अगर हम बात करेंगे NF3 की, NF3 में क्या होता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तरफ क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट जाएगा और एक डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन की होने की वजह से जो NF3 है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है थोड़ा कम होता है, NH3 का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो NH3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमें क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये बना है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और इसमें क्या दिए हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना इसमें दो पोजीशन होती है, एक होती है हमारी एक्सियल और एक होती है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और याद रखना जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है काफ़ी छोटा होता है, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, इक्वेटोरियल काफ़ी स्टेबल होती है। एज ए रिजल्ट जो लोन पेयर है वो हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर जो देखोगे तो लोन पेयर ने क्या ऑक्यूपाई किया इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा और ये जो CF3 की शेप है ये बनती है हमारी T शेप, ठीक है। तो इन अगर आप सेकंड देखोगे दोनों एक्सियल पोजीशन है, जो रॉन्ग होगा थर्ड वाले में एक एक्सियल पोजीशन है दैट इज रॉन्ग, तो हमेशा याद रखना दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी टेकन। तो इसका जो स्ट्रक्चर ए है दैट विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है कि कार्बन में एटलीस्ट वन सिंगल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ब्यूटा डाइइन 1,3, ठीक है। तो ब्यूटा 1,3 डाइइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो इसमें क्या है, तो अगर आप इसमें देखो कि हर एक कार्बन में क्या है, फर्स्ट कार्बन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, सेकंड में भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, sp2 थर्ड भी sp2 एंड थर्ड भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट मैं बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसके सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इसमें याद रखना, वैसे हम बनाते नहीं, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन। और लास्ट हमारा है ब्यूटूइन। ब्यूटूइन की बात करेंगे तो इसमें जो लास्ट वाले कार्बन है वो क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, और जो सेंटर वाले 2 जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है वो हो जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें सारे कंपाउंड, तो याद रखना जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो याद रखना 2+2 होता है हमारा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर 2 लोन प्रेजेंट है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में, एज ए रिजल्ट जो आपका शेप बनता है उसे हम बेंड शेप कहते हैं, और ऑल्सो वी कॉल इट एज वी शेप। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर में क्या होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बट लोन पेयर ऑक्यूपाई द 2 पोजीशन। यहाँ पे रिपल्शन की वजह से क्या होता है, हमारा ये शेप बनता है और एंगल हो जाता है 104.5। तो याद रखना कि कभी भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो हमारा शेप बनता है वी शेप और बेंट शेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2+ मॉलिक्यूल। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखने हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि अगर कोई भी कंपाउंड में क्या ऑड इलेक्ट्रॉन्स, आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, ऑड आ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10 और 16, ठीक है, 10 और 16 है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो बाकी रिमेनिंग इवन बन जाएंगे नंबर अदर देन 10 एंड 16, वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3, अगर 15 है बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 में हो जाता है 2, 17 में 1.5, 18 में 1। सिमिलरली आपको 0.5 डिक्रीज करना है, 13 में हो जाएगा 2.5, 12 में हो जाएगा 2, 11 में हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड देखें O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन में होते हैं 16 - 1, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, और ये क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। सबसे पहले कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने कंपेयर किया है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर का है 2, तो 2.5 ज़्यादा है 2 से, तो याद रखना दिस इज डायामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन ऑफ ऑक्सीजन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ionic species are stabilized by dispersion of charge, which of the following carboxylate ion is the most stable। तो याद रखना कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनाइन दिया हुआ है। एनाइन में याद रखना क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब याद रखना कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हमें क्या चाहिए, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। हम चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो सपोज आपके पास एनाइन है और आपने एनाइन को अटैच कर दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया, तो एनाइन में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है व्हेन इट अटैच टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर सपोज हमने एनाइन को कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एज ए रिजल्ट जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा, और जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो याद रखना कि कभी भी आपको एनाइन दिया है तो माइनस आई इफेक्ट वाला स्पीसीज जब इसे अटैच करता है तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और अगर प्लस आई से क्या होता है, स्टेबिलिटी, अगर प्लस आई वाली स्पीशीज अटैक करती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम इसमें बात करते हैं CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, फ्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा। बट लास्ट ऑप्शन में हमारे 2 फ्लोरीन है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। एज ए रिजल्ट याद रखना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में भी याद रखना हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, और याद रखना कार्बोकेटाइन में जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, टर्शरी का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा कम ग्रुप के साथ क्या है, अटैच है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं टर्शरी दिखाता हूँ, नॉर्मली टर्शरी में ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होता है, CH3 कैन डोनेट फ्रॉम 3 साइड्स। फिर मैं बात करूँगा अगर सेकेंडरी की, वो डोनेट कर सकते हैं 2 पोजीशन से। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी, इट कैन डोनेट फ्रॉम ओनली 1 साइड। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूँ, सबसे पहले ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, तो ये सेकेंडरी है। इस वाले में देखो 3 कार्बन अटैच है इस सेंटर वाले पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ, तो ये टर्शरी है। इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्राइमरी, और दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। तो याद रखना कि इसमें एक टर्शरी दिया हुआ है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कार्बोनाइन में कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए कि कार्बोनाइन में क्या होता है, जो प्राइमरी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज टर्शरी है, इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो टर्शरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है डेंसिटी नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज करता है, एज ए रिजल्ट जो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये याद रखना। हमें अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें क्या दिए हुए हैं, 2, एक टर्शरी दिया हुआ है, एक सेकेंडरी दिया हुआ है, और प्राइमरी में हमें 2 कंपाउंड्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो होगा टर्शरी, फिर सेकेंडरी। और हम प्राइमरी को कंपेयर करें, एक तरफ है हमारे पास CH3 नेगेटिव, ठीक है, और एक तरफ है CCl3 नेगेटिव। ठीक है, तो पहले टर्शरी आ गया, फिर सेकेंडरी आ जाएगा। फिर अब हम बात करें कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल क्या है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, क्लोरीन इज ए माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है कार्बन से डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी कार्बन से जब डिक्रीज होने की वजह से याद रखना स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एज ए रिजल्ट CCl3 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू CH3। तो हमेशा याद रखना कार्ब अनाइन में अगर आपके पास क्या है, माइनस आई वाली स्पीशीज अटैच है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अटैच है, वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इफेक्ट एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस। इसमें हमारे पास क्या दिया हो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और हमारा H+ अटैक कर रहा है। याद रखना H+ जहाँ पे अटैक करेगा वहाँ पे क्या होगा, उस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी ऐसा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अगर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो दूसरा कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस कार्बन पे जहाँ पे H+ अटैक कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और आप याद रखना पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको प्लस चार्ज दिखता है, तो अगर आपको प्लस चार्ज दिख रहा है तो दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स नहीं हो रहा है वो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। पहली रिएक्शन को बात करते हैं, वी हैव Cu+2
होगा यहाँ पे ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन 0, कॉपर 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड में बात करेंगे, इसमें Fe2O3 यहाँ पे 3 + -2, कार्बन का हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का -2, Fe नेचुरल स्टेट में 0, कार्बन का हो जाएगा यहाँ पे +4, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे आयरन और अगर आप देखोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट पोटेशियम नेचुरल स्टेट में 0, फ्लोरीन नेचुरल स्टेट में 0, पोटेशियम का +1, फ्लोरीन का -1, तो ये हमारा क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे, Ba का होगा +2, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, अगेन Ba का +2, ऑक्सीजन का सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे सब के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दिस डी इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया 39 से 42 तक के क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीजन, जिसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सेकंड में असर्शन रीजन एंड करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड में सी ऑप्शन होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, assertion is incorrect and reason is correct। सबसे पहले हमें दिया हुआ है among the halogens fluorine does not show positive oxidation state, तो ये करेक्ट है। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट among the halogen, ये भी करेक्ट है, बट हमें इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बात करते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द, तो इसका बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2p ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्फेरिकल को हम रेडियल नोड्स भी कहते हैं और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है हमारा n-l-1 का, ठीक है। तो याद रखना इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 है, l की वैल्यू क्योंकि p है तो 1 -1 0, तो इसका 0 होगा, तो असर्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ नोड्स इन p इज गिवन बाय 2n-2, तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला याद रखना इज इक्वल टू n-1। तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, बट इन्होंने लिखा हुआ है n-2, तो रीज़न क्या है, रॉन्ग है। अगर हम चेक करेंगे इसमें असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट, तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन की, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि मोलैरिटी मास पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर से चेंज नहीं करता। तो बोथ रीजन एंड असर्शन इज करेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करेंगे इक्वल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, ये हमारा रॉन्ग है। याद रखना जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कैनोनिकल फॉर्म, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कम हो जाती है, दैट इज रॉन्ग। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, दिस इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी, इन विच असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें पैसेज दिया है और पैसेज से हमें क्वेश्चन करना है। इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स विच इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होता है H1 H12 नंबर ऑफ, इसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। ट्रिटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये उसका मास होता है 1, 2 एंड 3। आउट ऑफ 3 ट्रिटियम इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय रिएक्शन विद कॉस्मिक रे, इट डिके टू एमिट लो रेडिएशन। तो याद रखना ट्रिटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। It is used for making thermonuclear device for carrying out research in fusion reaction. It is a radioactive tracker. तो हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले का हमने पढ़ा था, इसका 1 होता है, सेकंड का होता है 2 और थर्ड का होता है 3, तो इसका रेशो होगा 1:2:3। अब सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव क्या हमने अभी देखा था, ट्रिटियम क्या है, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। एंड द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डिफर इन, याद रखना क्योंकि इनका जो मास है वो डिफर हो चुका है, उसकी वजह से याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज में लिख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।